मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में आपको हम अध्याय 13 भारतीय प्रजातंत्र की कार्यप्रणाली में आपको न्यायपालिका के बारे में विस्तार से अध्ययन करवाएंगे। और इससे आने वाले वीडियो में हम राज्य के प्रशासन के बारे में, अभी तक हमने केंद्र के प्रशासन के बारे में पढ़ा, अब हम आपको राज्य के प्रशासन के बारे में अध्ययन करवाएंगे। इसलिए आप लगातार इन वीडियो को प्राप्त कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके और सारे बच्चों की पढ़ाई जारी रहे। देखिए, न्यायपालिका सरकार का महत्वपूर्ण अंग है। हमारे देश में केंद्र और राज्य या इकाइयों के लिए पृथक पृथक न्याय प्रणाली को अपनाया गया है और इसे अपने हम नीचे दिए गए चार्ट में आपको विस्तार से बताएंगे। न्यायपालिका का प्रमुख कार्य नागरिकों के अधिकार की रक्षा के साथ संविधान की रक्षा करना भी है और वह सरकार को निरंकुश होने से रोकता है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन भारतीय न्यायपालिका के शीर्ष पर उच्चतम न्यायालय है और यह देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय देश का उच्चतम और अंतिम न्यायालय होता है। तो सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? नई दिल्ली में है और सर्वोच्च न्यायालय ही देश का अंतिम और उच्चतम न्यायालय होता है। देश में सभी न्यायालय उसके अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। न्यायाधीशों की संख्या देखिए कि संविधान के अनुच्छेद 124 क के अनुसार संसद कानून बनाकर न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन कर सकता है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश हैं। न्यायाधीशों की संख्या देखिए, न्यायाधीशों की नियुक्ति, तो न्यायाधीशों की संख्या हो गई, एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 30 अन्य न्यायाधीश। और न्यायाधीशों की नियुक्ति, वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। इन नियुक्तियों के पूर्व राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों से परामर्श भी लेते हैं। तो किसके परामर्श से? तो मुख्य न्यायाधीशों के परामर्श से। न्यायाधीशों की योग्यताएं देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए निम्न योग्यता है। तो सभी के लिए सेम योग्यता रहती, थोड़ा बहुत अंतर रहता है। तो भारत का नागरिक हो, ये सभी के लिए योग्यता आएगी सेम। वह किसी भी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो और वह किसी एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष की अवधि तक कार्य कर चुका हो। राष्ट्रपति की दृष्टि में वह उत्कृष्ट विधिवेत्ता हो, वह राष्ट्रपति की दृष्टि में भी उत्कृष्ट विधिवेत्ता होना चाहिए। अब हम आपको इसके माध्यम से, सारणी के माध्यम से दिखा रहे हैं कि भारत के न्यायाधीश, की न्यायालय व्यवस्था कैसी है। तो सबसे उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय हो गया। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? दिल्ली में है। फिर राज्यों में कौन सा न्यायालय होता है? तो उच्च न्यायालय होता है और जिले में अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। अब इसका विभाजन किया गया है 3 प्रकार से, दीवानी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय और राजस्व न्यायालय। दीवानी न्यायालय में जिला न्यायाधीश, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, व्यवहार न्यायाधीश प्रथम श्रेणी और व्यवहार न्यायाधीश द्वितीय श्रेणी। फौजदारी न्यायालय में देखिए, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी और अन्य न्यायिक दंडाधिकारी। राजस्व न्यायालय में देखिए, राजस्व बोर्ड, आयुक्त, कलेक्टर और तहसीलदार। जो राजस्व विभाग है उसमें राजस्व विभाग में राजस्व बोर्ड होता है, आयुक्त होता है, कलेक्टर और तहसीलदार। इस प्रकार से समस्त न्यायालय की व्यवस्था है, भारत के न्यायालय की व्यवस्था है। अब हम देखते हैं न्यायाधीशों का कार्यकाल तथा उन पर महाभियोग। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष का होता है और उनके पद पर कार्यकाल 65 वर्ष या उससे कम उम्र में भी वो अपनी मन मर्जी से भी त्यागपत्र दे सकते हैं। यदि संसद के दोनों सदन एक ही सत्र में अपनी उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से किसी न्यायालय को दुराचारी या अयोग्य घोषित करके राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति उस न्यायाधीश को अपने पद से हटा भी सकते हैं, त्यागपत्र देने का आदेश दे सकते हैं। न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते और पेंशन। न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते और पेंशन का निश्चय संसद एवं कानून द्वारा होता है। वेतन के अतिरिक्त नियमानुसार मासिक भत्ता, यात्रा भत्ता, आवास भत्ता, स्टाफ कार और स्टाफ
आदि सुविधाएं भी दी जाती है। इसमें नियमानुसार पेंशन और ग्रेजुएटी की भी सुविधा होती है। और न्यायाधीशों की उन्मुक्तियां किसी भी व्यक्ति संस्था द्वारा माननीय न्यायाधीश के कार्यों की सार्वजनिक आलोचना नहीं की जा सकती। उसके किसी भी निर्णय के विरुद्ध व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से यहाँ तक कि संसद या विधानमंडल के किसी भी सदन में आलोचना नहीं की जा सकती। न्यायाधीशों द्वारा शपथ लिया जाना। प्रत्येक न्यायाधीश को अपने पद ग्रहण से पूर्व संविधान द्वारा निर्धारित प्रारूप पर शपथ लेनी पड़ती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश को भारत के राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, जबकि अन्य न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। फिर आता है न्यायाधीश पर प्रतिबंध। सेवानिवृत्त होने के उपरांत सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश भारत के किसी भी न्यायालय में अन्य पदाधिकारी के समक्ष वकालत नहीं कर सकते। मतलब सेवानिवृत्ति के बाद में कहीं भी अन्य जगह वकालत नहीं कर सकते। सर्वोच्च न्यायालय की क्षेत्राधिकार एवं शक्तियां देखिए। सर्वोच्च न्यायालय की क्षेत्राधिकार तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, ऐसे विवाद जो देश के अन्य न्यायालयों में नहीं जाते वे सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत किए जाते हैं। यह है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। राज्यों के मध्य विवाद। संघीय सरकार एवं या एक से अधिक राज्यों के बीच का विवाद होता है। ऐसा विवाद जिसमें एक ओर संघीय शासन और एक या अधिक राज्य हों, या दो से अधिक राज्यों के बीच का विवाद, तो ये है राज्यों के बीच के विवाद। मौलिक अधिकारों से संबंधित विवाद और नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय को समुचित कार्रवाई करने की शक्ति प्राप्त है। अपीली क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय देश का सबसे बड़ा अंतिम अपीली न्यायालय है। उस क्षेत्राधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय को निम्न अपील सुनने का अधिकार भी है। फिर है तो निम्न अपीलों में देखिए संवैधानिक अपील और दीवानी अपील, फौजदारी अपील और विशेष अपील। फिर आता है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। संविधान की धारा 143 के अनुसार यदि राष्ट्रपति किसी संवैधानिक या कानूनी प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेना चाहे तो राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। तो यह है परामर्श क्षेत्राधिकार। फिर आता है न्यायिक पुनर्वालोकन संबंधी क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय को संसद और विधानसभाओं द्वारा निर्मित विधियों और प्रशासनिक निर्देशों से वैधता को जांचने का अधिकार है। इस अधिकार के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय विधियों या नियमों को वैधता की जांच कर सकता है। ये नियम या विधियां संविधान के अनुसार हैं या नहीं। अपनी इस शक्ति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय संविधान की रक्षा भी करते हैं। तो ये हुआ तुम्हारा न्यायिक पुनर्वालोकन संबंधी क्षेत्राधिकार। फिर आता है अभिलेख न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय भी है। इसके समस्त निर्णय एवं अभिलेख लिखित रहते हैं, प्रकाशित किए जाते हैं तथा उन्हें अभिलेखों के रूप में रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालयों के समूह के निर्णयों को नजीर यानी उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय इन नजीरों को मानते हैं। फिर आते हैं अन्य कार्य। अन्य कार्य। सर्वोच्च न्यायालय उपरोक्त अधिकारों के अलावा भी अन्य कार्य करते हैं। तो हम सभी सर्वोच्च न्यायालय के कार्यों के बारे में देख रहे थे। अपने अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण करना या जांच करना, अपने तथा अपने अधीनस्थ कर्मचारी या अधिकारियों की सेवा शर्तों का निर्धारण और पदोन्नति एवं पदच्युत करना, न्यायालय की अवमानना करने वाले किसी भी व्यक्ति को दंडित करने की शक्ति देना। सर्वोच्च न्यायालय के कार्य व्यवहार से हमारे देश में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई और नागरिकों के मौलिक अधिकार सुरक्षित हुए। इस प्रकार से हमने न्यायपालिका के बारे में, भारत की जो न्यायपालिका है उसके बारे में हमने अध्ययन किया। आने वाले वीडियो में हम राज्य के बारे में और जो राज्य का प्रशासन है किस प्रकार से चलता है इसके बारे में हम आपको अध्ययन करवाएंगे। इसलिए आप लगातार वीडियो को प्राप्त कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।